हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है, अगर कोई लॉ बनता है हमारी कंट्री में जो इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उस लॉ को हम कर देते हैं डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से टकराएगा तो वो जो लॉ है वो हो जाएगा डिक्लेयर वॉइड और कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लॉज बनेंगे कंट्री में वो सब कंसिस्टेंट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से, कोई लॉ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। पर लेकिन अगर कभी कॉन्स्टिट्यूशन के दो पार्ट ही आपस में टकरा जाएँ तो क्या होगा? अगर एक आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल ही आपस में टकरा जाए तो क्या होगा? यही कहानी है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। तो ये जो दो आर्टिकल आपस में टकराए थे, ये आर्टिकल हैं आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368। और फ्रेंड्स, जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में इवॉल्व हुआ था, ये हमने किसी बाहर की कंट्री से नहीं लिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। तो आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 जो है पार्ट थर्ड में आता है, विच एक्सटेंड फ्रॉम आर्टिकल पार्ट थर्ड विच इज़ नोन एज फंडामेंटल राइट्स, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 13 जो है वो पार्ट थ्री में आता है और ये कहता है कि एनी लॉ, एनी एक्शन, एनी अमेंडमेंट of the constitution which violates, abridges or contravenes part 3 of the constitution shall be declared as void। तो अगर आप, ये कहता है पार्लियामेंट से आर्टिकल 13 कि अगर आप कोई भी एक्शन, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी लॉ बनाओगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट थर्ड को वॉयलेट करेगा, अब्रिज करेगा या कॉन्ट्रीवीन्स करेगा, तो वो जो लॉ है वो हम कर देंगे डिक्लेयर्ड एज वॉइड। वो जो लॉ होगा वो हो जाएगा वॉइड। ठीक है, तो ये क्या करता है, आप आर्टिकल 13 कर बना देता है फंडामेंटल राइट्स को व्हाट वी कॉल एज सैक्रोसेंट इन नेचर। सैक्रोसेंट का मतलब होता है कि यू कांट इवन टच देन। तो मतलब आप, ये कहता है आर्टिकल 13 पार्लियामेंट से कि आप छूना भी मत फंडामेंटल राइट्स को, आप छू भी नहीं सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 368 क्या कहते हैं। आर्टिकल 368 जो है वो पार्ट 20 में मिलता है हमें। और आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आर्टिकल 13 ये कहता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को टच भी मत करो, और आर्टिकल 368 पावर दे रहा है पार्लियामेंट को कि आप कहीं भी लॉ बना सकते हो, कोई भी पार्ट में लॉ बना सकते हो। तो यहाँ अब ये दोनों आर्टिकल टकरा गए। तो अब क्या हुआ था, जब हमारी इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, तो जो हमारी जो न्यूली इलेक्ट गवर्नमेंट थी, तो वो क्या कर रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को अपने कंट्रोल में लाना चाहती थी। तो उन्होंने इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाया था 951 में, नेहरू जी ने। और उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 31A, 31B और 9 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया था। अब क्या है कि इस अमेंडमेंट का मेन पर्पज़ यही था कि लैंड को, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को अपने कंट्रोल में लिया जाए। गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ यही था। इस अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया था शंकरी प्रसाद वसी यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के केस में। इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 इज स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 13। ठीक है, उसके बाद केस आया सर्जन सिंह केस, जो आया 1964 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 इज स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 13। पर अब बात क्या हुई, अब जो नेक्स्ट केस आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1967। अब ये वाला जो केस था, इसमें 11 जज की बैठी थी। और इस केस में क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ना अपने पहले के जो दो जजमेंट थे उसको ओवर रूल कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब हम अपनी बात पलट रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 368 इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर, आर्टिकल 13 इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 368। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। अब इस जजमेंट के बाद पार्लियामेंट बहुत डर गई। तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया व्हाट वी कॉल एज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। और इस एक्ट से उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 13 को ही अमेंड कर दिया। उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 13 में एक नया क्लॉज डाला जिसे हम कहते हैं क्लॉज 4। वो क्लॉज ये था, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो उन्होंने उन्होंने ये क्लॉज डाल दिया, जिससे उन्होंने क्या कर दिया, आर्टिकल 368 को सुपीरियर बनाने की कोशिश करी और आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड बनाने की कोशिश करी और आर्टिकल 13 को दबाने की कोशिश करी। अब ये जो अमेंडमेंट था वो था डायरेक्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ये डायरेक्ट थ्रेट था डेमोक्रेसी के लिए, ये माना गया था। उसके बाद आया द लेजेंडरी केस, द ग्रेट केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ऑफ 1973। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये इस केस का जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को। और इस केस में कई चीज़ें डिस्कस करी गई थी, कई क्वेश्चन थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहला क्वेश्चन ये था कि 24th अमेंडमेंट जो है वो कौन सा वैलिड है या नहीं है।
फिर दूसरा था क्वेश्चन कि गोरखनाथ केस का जो जजमेंट था वो सही है कि नहीं है। फिर एक क्वेश्चन जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा आर्टिकल 13 वर्सेज आर्टिकल 368, इन दोनों में से कौन सा आर्टिकल स्ट्रॉन्गर है। इस केस में 13 जजेस की बेंच बैठी और इसमें फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन आर्टिकल 13, बट इट इज़ नॉट अनलिमिटेड। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो पूरा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, ठीक है, उसके पास पावर है। पर लेकिन ये जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ये पावर जो है वो रिस्ट्रिक्ट है। रिस्ट्रिक्ट कैसे है कि जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया था, इसके पीछे रीजनिंग क्या थी, इसके पीछे रीज़न था ये कि सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे कि अगर आप कोई एक बिल्डिंग है, अगर आप बिल्डिंग के सबसे जो रूट, सबसे जो फर्स्ट फ्लोर है, जो मतलब उनका जो नींव है, अगर बिल्डिंग जो नींव है अगर उस नींव को हटा दोगे तो बिल्डिंग तो रहेगी नहीं। ऐसी अगर कोई क्लॉथ है, अगर उस क्लॉथ की फैब्रिक को हटा दोगे तो वो तो रहेगा ही नहीं। तो और इसलिए जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये है आइडिया ऑफ इंडिया, वो आइडिया, वो सपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने देखा था कि हमारा इंडिया कैसा होगा। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर ही आप कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड कर दोगे, हटा दोगे, तो जो वो आइडिया ऑफ इंडिया ही रह जाए, हट जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेक्युलर, रूल ऑफ लॉ, जुडिशल रिव्यू और भी बहुत कुछ। मतलब अगर जुडिशरी कल को चाहे कि कुछ और चीज़ उसको बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड करनी है तो वो कर सकती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें यहाँ जो एक ग्रेट लॉयर हैं नानी पलकेवाला, इन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट दी थी केशवानंदा भारती में और मिनरल मिल्स के केस में इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी आर्ग्यूमेंट दी थी। तो इनको हम बोलते हैं लॉर्ड ऑफ ऑल लॉयर्स, ठीक है। अब आया अब इस केस के बाद फिर पार्लियामेंट डर गई, फिर पार्लियामेंट ने कुछ करने की कोशिश करी और पार्लियामेंट ने ले आया 42nd अमेंडमेंट 1976। से उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 और 5 ले आए। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें उनका मेन पर्पज़ क्या था, इसमें उन्होंने बोला कि एनी लॉ कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उन्होंने इस बार जुडिशल रिव्यू पर ही सवाल उठा दिए। पार्लियामेंट ने जुडिशल रिव्यू पर ही सवाल उठा दिया कि हम कोई भी लॉ बनाएंगे, कोई भी अमेंडमेंट बनाएंगे, उस पर जुडिशली आप कोई रिव्यू नहीं कर सकती। आप जुडिशल रिव्यू की पावर ही छीन ली जुडिशरी से। अब क्या है कि अब केस आया मिनरल मिल्स का। तो मिनरल मिल्स का जो केस था, इसमें नानी पालकर वालों ने बहुत ज़्यादा अच्छी अपनी आर्ग्यूमेंट दी थी, द लेजेंडरी आर्ग्यूमेंट कहते हैं उस दिन जो उन्होंने दी थी। तो अब क्या है, उन्होंने इस केस के जजमेंट में जो जजमेंट आया उसमें आर्टिकल 368 के जो क्लॉज 4 और 5 थे इसको कर दिया डिक्लेयर नल एंड वॉइड, और जुडिशल रिव्यू को कह दिया कि जुडिशल रिव्यू इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और जो मिनरल मिल्स का जो ये केस था, इससे जो बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन जो थी वो इवॉल्व हुई, है ना। एक चीज़ पर आप नोटिस करना कि जो केशवानंदा भारती का केस था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का बर्थ हुआ था और मिनरल मिल्स में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुई थी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए तो आप इसके ऐसे आंसर करना। अब है एक चीज़ जो है जो अभी भी अनआंसर रह गई थी, वो है 9th शेड्यूल की बात। अब 9th शेड्यूल क्या था, 9th शेड्यूल ये था कि अगर 9th शेड्यूल में अगर कोई भी पार्लियामेंट लॉ डाल देता है तो उस लॉ पर आप जुडिशल रिव्यू नहीं कर सकते, जुडिशरी, ऐसा था 9th शेड्यूल। अब क्या है कि 9th शेड्यूल का तो अभी भी कोई आंसर नहीं मिला था कि 9th शेड्यूल का क्या हुआ। तो ये जो 9th शेड्यूल का जो क्वेश्चन उठा वो उठा IR कोयलो के केस में। इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 9th शेड्यूल में जितने भी लॉ 24 अप्रैल 1973 के पहले डल गए हैं, ठीक है, उन पर तो हम जुडिशल रिव्यू नहीं करेंगे, पर 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज डाले हैं उन सब पर जुडिशल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1973 को क्या हुआ था, केशवानंदा भारती केस का जजमेंट आया था। तो इससे 9th शेड्यूल की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थैंक यू वेरी मच।